The simple thing is that आप खाना खाने के टाइम पे कैसे बैलेंस डाइट रखते हैं, some protein, some carbs and so on. So I think just as how you balance, ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो में भी आपको देखना है कि हम इसको कैसे बैलेंस करें. मैं अग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कभी भी मेरे पास एक मेल आ जाता है म्यूचुअल फंड हाउस से कि योर एक्सपेंस रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड। तो जैसे जैसे फंड बढ़ते जाता है साइज, उसका टीआर कम होते रह जाता है, ये रेगुलेटरी है. सर इसी जैसे जो आपने अभी फंड बताया, स्मार्ट फंड इन अ वे, तो इसमें रिस्क क्या रहता है मेनली? हमेशा आपको ये नहीं पकड़ के चलना चाहिए कि हर बार ये आउट परफॉर्म करेगा, कभी कभार इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करता है. सर सबसे पहले आप हमें यही बता दीजिए कि स्मार्ट बीटा फंड्स होते क्या है और स्मार्ट बीटा का मतलब क्या होता है और केवल बीटा का मतलब भी क्या होता है? चलिए इसको उदाहरण से शुरू करते हैं. वेलकम बैक सर। आई थिंक जब लास्ट टाइम हम मिले थे तो हमने टूरिज्म के बारे में बहुत बार लंबा डिस्कशन किया था। ऑडियंस को बहुत पसंद भी आया था हमारे चैनल पे और उस पर काफी अच्छे व्यूज भी आए थे। सो दिस टाइम वी आर मीटिंग टू डिस्कस अबाउट स्मार्ट बीटा फंड्स। ऐसी कैटेगरी है जो म्यूचुअल फंड साइड पे अभी पॉपुलर हो रही है, लोग इसमें निवेश करना चाह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि शायद इसमें इन्वेस्टमेंट और आएगा जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली होती क्या और कैसे वर्क करती है और इसमें आउट परफॉर्मेंस आता है तो कैसे आता है। सो आपसे बेटर जना कोई नहीं होगा इस चीज के बारे में बताने के लिए। सो टू बिगिन विद सर, सबसे पहले आप हमें यही बता दीजिए कि स्मार्ट बीटा फंड्स होते क्या है और स्मार्ट बीटा का मतलब क्या होता है और केवल बीटा का मतलब भी क्या होता है? चलिए इसको उदाहरण से शुरू करते हैं. अगर हम पैसिव फंड्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे एक क्लासरूम ले लेते हैं. क्लासरूम में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं. अगर मैं आपसे क्लास का परफॉर्मेंस बात करूं कि क्लास कैसा कर रहा है, आप बताएंगे कि क्लास में लगभग 80% मार्क्स आ रहे हैं, विच इज द क्लास एवरेज. नाउ द क्लासरूम, 50 बच्चों का क्लासरूम का 80% becomes like the Nifty 50 equivalent. 50 स्टॉक्स, उनके जो रिटर्न आ रहे हैं, आप उसका एवरेज, कुछ कुछ स्टॉक अच्छे कर रहे होंगे, कुछ कुछ खराब कर रहे होंगे, उसका एवरेज आपने पकड़ के एक नंबर ले लिया, विच कुड बी 8, 10, 12%, व्हाटएवर. तो वो क्लासरूम का नंबर आ गया. नाउ स्मार्ट बीटा में तरह तरह के स्ट्रेटेजी रहते हैं. तो बीटा मतलब पहले क्लासरूम का जो नंबर है, जो 80% का कोई भी, मतलब क्लासरूम का परफॉर्मेंस का नंबर. एंड मतलब निफ्टी में 50 स्टॉक है, उसमें कुछ कुछ स्टॉक चले, कुछ कुछ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ कुछ ने अबव एवरेज किया, कुछ कुछ ने एवरेज किया, कुछ कुछ ने बिलो एवरेज, कुछ कुछ ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया. तो आप जब 50 स्टॉक्स का पैसिव इंडेक्स फंड खरीदते हैं, उसमें यू आर बाइंग द विनर्स एंड लूजर्स टुगेदर. आप दोनों को होल्ड करते हैं. आपको पता नहीं है विनर्स कौन है और लूजर्स कौन है, एंड आप पूरा का पूरा इसलिए इंडेक्स खरीद लेते हैं. वो हो गई सिंपल. तो आप बीटा ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में कि इंडेक्स जो बनाएगा, इंडेक्स का जो एवरेज रिटर्न है वो मेरा रिटर्न रहेगा. सबसे पहली बात. स्मार्ट बीटा क्या होता है? स्मार्ट बीटा में वील कम टू स्मार्ट बीटा इन अ बिट, बट वो 50 बच्चों में अगर मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, तो आपने फिर मैंने बोला कि फिजिक्स में कौन कौन से बच्चे अच्छे हैं, तो आप देखेंगे जिसके सबसे अच्छे नंबर आए हैं सारे सब, मतलब एवरेज में, कुछ कुछ मैथ्स में फुल मार्क्स ले रहेंगे, किसी ने लैंग्वेज या कोई और पेपर में खराब किया रहेगा. ऐसे भी हो सकता है. सो जब आप ऐसे सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, वो हमारे सेक्टोरल फंड्स हो जाते हैं पैसिव में. सो किसी ने समझ लीजिए आईटी निकाल लिया, किसी ने फार्मा निकाल लिया, बैंकिंग निकाल लिया, ये सेक्टोरल है. जैसे हमने टूरिज्म, बिल्कुल वो सेक्टोरल या थीमेटिक वाला. तो हम क्लासरूम को सब्जेक्ट के बेसिस में अगर हम देखते हैं तो वो सेक्टोरल निकल जाता है. दूसरा तरीका है देखने का क्लासरूम को मार्केट कैप बेस पे. तो मार्केट कैप बेस मतलब समझ लीजिए जो वेल डिस्कवर्ड स्टॉक्स हैं, जो मीडियम, जैसे हमारे क्लासरूम में सबसे अच्छे बच्चे हमेशा टीचर के जो फेवरेट्स रहेंगे, तो वो टिपिकली वो लार्ज कैप टाइप रहेंगे कि कुछ भी करना होगा, एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी वैसे. तो वेल डिस्कवर्ड जैसे मार्केट कैप बेस्ड जिसको बोलते हैं, सबसे अच्छा, सबसे बड़े स्टॉक जो क्लियरली विजिबल है सबको, देन यू हैव मिड कैप, स्मॉल कैप, व्हिच इज मार्केट कैप बेस्ड. तो सेकंड तरीके का पैसिव इन्वेस्टिंग, पैसिव फंड. तीसरा तरीका जो होता है वो स्मार्ट बीटा होता है. स्मार्ट बीटा के अंदर भी कुछ कुछ वेरिएंट्स रहते हैं. कोई रहता है मोमेंटम वाले, कोई कुछ वैल्यू रहता है, कोई अल्फा रहता है. तो हम इसको भी समझते हैं.
तो स्मार्ट बीटा के अंदर वैल्यू, अगर कोई प्रिंसिपल ने आके बोला कि आपको क्लास टीचर से पूछा कि ये आपके क्लास में वो कौन से बच्चे हैं जिसका आपको लगता है पोटेंशियल से कम परफॉर्म कर रहे हैं, कि कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्षमता है उनमें, बट उसके अनुकूल उनका परफॉर्मेंस नहीं, उससे कम है परफॉर्मेंस। मेरी टीचर से मेरे को बोलती थी हर बार, इसमें दिमाग बहुत है पर ये करेक्ट, राइट तो आप वैल्यू स्टॉक बन जाता है। तो वैल्यू मतलब पोटेंशियल है, अभी किसी कारणवश नीचे चल रहा है, बट आगे जाके इसमें दम तो है आगे जाके अच्छा करने का, तो ये वैल्यू वाले फंड्स आ जाते हैं। आपने देखा रहेगा मतलब इंडेक्स रहेगा निफ्टी 200 वैल्यू 30 ऐसे करके बहुत सारे आपने देखा रहेगा, मतलब वो 200 में से 30 स्टॉक जो है वैल्यू वाले चुनेंगे, तो ये एक वैल्यू एक लाइन हो जाता है। दूसरा होता है मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होता है, सेम क्लासरूम में आप देखिए, जनरली मतलब पूरे इंडेक्स में आपको चुनना पड़े, पूरा इंडेक्स लेने से अच्छा है इसको किस तरफ से मैं स्लाइस करूं जिससे मुझे मोमेंटम वाले स्टॉक पता चले कि जनरली मुझे लग रहा है ये टाइम पे उनमें तेजी आ रही है, तो वो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 करेक्ट, जो हमने वैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 या ऐसे आ जाता है। जैसे हमारा मिड कैप 150 मोमेंटम 50 एक इंडेक्स है, तो वो आ जाता है। मतलब हमने देखा है कि पिछले जनरली हाल ही में इसमें गति आ रही है, और जिसकी वजह से मोमेंटम कैटेगरी में आ जाता है। अल्फा क्या होता है, तो अगेन हम देखते हैं कि पूरा क्लासरूम लेने से मुझे पूरा क्लासरूम का ही रिटर्न मिलता है, बट जो फ्रंट बेंचर जो बैठते हैं, मैं बैक बेंचर्स को हटा दूं, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड बट इन एन एनालॉजी सेंस यू हैव टू थिंक अबाउट इट, दैट जो फ्रंट बेंचर्स को आप ले रहे हैं जिनका क्लासरूम से बेटर परफॉर्मेंस आता है यूजुअली, वो अल्फा कैटेगरी में आ जाता है। तो वो उसे हम अल्फा कहते हैं, मतलब क्लास का जो एवरेज नंबर है उससे बेटर कर रहा है, उसे अल्फा कहते हैं। इसमें जेनसेन्स अल्फा बोल के एक होता है, तो जेनसेन्स अल्फा, सॉरी मैं बहुत लंबा आंसर दे रहा हूँ, आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो जेनसेन्स अल्फा में क्या होता है, जैसे क्लास में सारे बच्चों को अगर समझ लीजिए 5 नंबर हैंडराइटिंग और नीटनेस के मिलते हैं, तो वो नंबर जो है हम अल्फा में नहीं जोड़ते हैं, वो हम बीटा में ही गिन लेते हैं। तो क्लासरूम में सबको मिला है, तो क्लास का परफॉर्मेंस माइनस कर लेंगे पहले, वो बच्चे का जो जेनसेन्स अल्फा मतलब कितना आपने एडिशनल रिटर्न दिया क्लास के भी ऊपर जाके। तो क्लास का एक एवरेज परफॉर्मेंस है जो हमने सबसे पहले कहा था निफ्टी 50 में, उसके बाद नीटनेस के जो मार्क्स हैं वो सबको ही मिलते हैं, वो हमने माइनस कर लिया, उसके बावजूद आपने जो एडिशनल परफॉर्मेंस किया है वही आपका एक्चुअल जेनसेन्स अल्फा है। इसको अगर मैं मार्केट के पार्लेंस में समझाऊं तो पोर्टफोलियो बीटा एक रहता है, जो मार्केट जो हमने कहा कि मार्केट का जो रिटर्न है वो रहता है, फिर इसके अलावा रिस्क फ्री रिटर्न एक रहता है, जो मैंने नीटनेस का मार्क से कहा कि उतना तो रिस्क फ्री एसेट में मिल जाएगा, वो रिटर्न कमाने के लिए आप रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको, तो उतना तो आपको उधर से ही आ जा रहा है। बीटा आपने माइनस कर लिया, रिस्क फ्री रिटर्न माइनस कर लिया, उसके बाद आपको जो रिटर्न एक्सेस आता है उसे जेनसेन्स अल्फा कहलाते हैं। तो वाकई में जब वो छूटता है तब आपने काफी वैल्यू एडिशन किया है। तो इसी बेस पे हमने कभी फंड लॉन्च किया। तो सर जैसे फंड का नाम है निफ्टी 200 अल्फा 30 फंड, तो और उसमें वर्ड भी जुड़ा हुआ है इंडेक्स फंड, तो जब मैं इंडेक्स फंड लगा देता हूँ तो पैसिव फंड की तरफ मेरा दिमाग जाता है ऑटोमेटिकली, बट ये जितना आपने समझाया अभी ये समझ में आ रहा है कि मैं पूरा क्लासरूम तो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ये पैसिव फंड हुआ या नहीं हुआ वही एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है नाम पढ़ के। सो ये पैसिव फंड ही है क्योंकि ये रूल बेस्ड है। पैसिव फंड में हमने क्या किया है कि पैसिव में भी हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि अब विनर्स लूजर्स दोनों रहता है पैसिव में, सिंपल इंडेक्स फंड में। स्मार्ट बीटा जब यूज करते हैं तो हम एलिमिनेट करके थोड़ा सा हम शार्पर जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई फिल्टर लगाएं जिससे हम पैसिव में भी कैन वी गेट अ बेटर आउटकम। तो हमने जब ये निफ्टी 200 देखा और निफ्टी 200 अल्फा देखा, जो हमने जेनसेन्स अल्फा के हिसाब से हमने देखा कि डिफरेंस काफी उठ के नजर आ रहा था
बिटवीन दीज टू। एंड तब जाके हमने सोचा कि डेफिनेटली अगर इतना डिफरेंस है और हमने लंबे अरसे में इसको जब टेस्ट करके देखा तो हमें लगा कि देयर इज अ रीजन व्हाई यू शुड लुक एट इट, क्योंकि हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं। जो हमें जो पोर्टफोलियो में जो उतना अल्फा नहीं दे रहे हैं उसको अगर निकाल देते हैं तो जो हमारे पास बचता है ये सब करने के बाद यू आर लेफ्ट विद अ बेटर आउटकम। एंड पैसिव ही है क्योंकि हम इसमें एक्टिवली कोई चूज ही नहीं कर रहे हैं, रूल बेस्ड है। हमने देखा पिछले रूल बेस्ड में 12 महीने में अल्फा कितने स्टॉक्स ने जनरेट किया, उसमें से हमने रिस्क फ्री रेट निकाल दिया, उसमें से हमने मार्केट का बीटा निकाल दिया। उसके बावजूद हम जब देखते हैं कि उसने अल्फा जनरेट किया, उसमें फिर हम चुनिंदा 30 स्टॉक्स चुनते हैं। क्वांटिफाई करके आप बता सकते हैं कि कितना अल्फा पे आप स्टॉक को लेते हैं और कितने? देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फा में जाता है। देखिए 200 स्टॉक का यूनिवर्स रहता है, निफ्टी 200, उसमें से हम मार्केट का बीटा निकाल देते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न निकाल देते हैं और ये स्टॉक का रिटर्न देखते हैं। वो स्टॉक में भी अगर निफ्टी ये स्टॉक्स का जो भी मार्केट का बीटा है वो भी माइनस करते हैं हम। मतलब अगर ये 1.1 टाइम जा रहा है तो बीटा 1 हाई बीटा वाला है तो वो बीटा वाला एलिमेंट भी माइनस करने के बाद जो छूटता है वो रिटर्न, उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये वाकई में अल्फा जनरेट किया है। और उसी के बेसिस में डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेशन के हिसाब से फिर देखते हैं और तब जाके ये 30 स्टॉक्स पे तो एलोकेशन भी डिसाइडेड है कि मेरे पास 30 स्टॉक्स आ गए। अब 30 स्टॉक्स में जो वेट्स में डिसाइड कर रहा हूँ मेरा फ्री फ्लोट के हिसाब से डिसाइड करके डाल दिया। तो सर जैसे पैसिव फंड्स में हमने हर बार देखा है कि एक्सपेंस रेशियो लोअर साइड पे ही रहता है और एक्टिव फंड्स में हायर साइड पे रहता है। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कौन सी तरफ जाता है? डज इट गो टू हायर साइड और लोअर साइड? नहीं, ये हमेशा लोअर साइड पे ही रहता है। पैसिव फंड में जो रेगुलेटरी गाइडलाइन है उसके तहत हमने इसको रखा है। तो हमारा मानना है कि क्योंकि इसमें एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, हमने प्राइसिंग फंड का भी वैसे ही रखा है कि लो एक्सपेंस रेशियो रहे। सर बहुत बार ऐसा होता है जैसे मैं अग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ, सो मैं देखता हूँ कि कभी भी मेरे पास एक मेल आ जाता है म्यूचुअल फंड हाउस से कि योर एक्सपेंस रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड। तो ना मुझसे कभी पूछा जाता है ना मुझे कभी बताया जाता है, सीधा एक मेल आ जाता है कि बढ़ गया, अगली बार से ज्यादा लग के आपका म्यूचुअल फंड लगेगा। तो ये कहाँ तक उनके पास ये राइट रहता है कि इतना वो लोग एक्सपेंस रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं और लोअर लिमिट क्या रहता है? देखिए as far as passives are concerned the number is capped। ओके। कि आप इसके ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। ओके। तो वो पहली बात है। एक्टिव फंड्स में भी सेबी का बहुत क्लियर रेगुलेशन है कि वो साइज बेस्ड वो आपको TER चार्ज करने को मिलता है। अगर आपका फंड 2000 करोड़ का है तो आप एक TER चार्ज कर सकते हैं। जैसे जैसे फंड बढ़ते जाता है साइज उसका, तो उसका TER कम होते रह जाता है। ये रेगुलेटरी है। ओके। इसमें भी कुछ नंबर्स है सर? जैसे मतलब 1000 करोड़ का AUM हो गया तो इतना हाँ, तो TER 2.25 से शुरू होता है टेबल। 2.25 फिर अगले 750 करोड़ पे मेरे ख्याल से 2.25 है, अप टू 750 करोड़। 750 टू 2000 पे 2% हो जाता है। उसके बाद जाके 1.75 या उसके बाद जाके 10 पैसे से कम होता है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। आई कुड बी रॉन्ग। एंड ये ब्लेंडेड रहता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि फ्लैट लगता है, इनकम टैक्स स्लैब्स जैसा स्लैब बेस्ड रहता है। ये प्रोग्रेसिव रहता है कि ऐसा सिंगल रेट नहीं रहता पूरा फंड में। तो जहां तक वो वैसे ही कैलकुलेशन रहता है इसका। सो ये जो आते हैं आपको मेल्स जो आते हैं वो शायद डायरेक्ट को फंड्स में आते हैं कि कहीं एडजस्टमेंट उनको करना पड़े। तो कभी कभार ये रेगुलेटरी एडजस्टमेंट, जैसे फंड साइज बढ़ गया तो रेगुलर का TER कम हो गया, जिसके चलते उनको डायरेक्ट का भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है। उसी वजह से आपको शायद आते होंगे। आई हैव टू लुक इनटू द डिटेल्स बट यूजुअली दिस इज द रीजन। और जब सर मैं पैसिव फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो जैसे निफ्टी 50 में कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 में 50 के 50 स्टॉक मिल गए। जब NSE उसको रीबैलेंस करता है वो 50 स्टॉक्स को, तब वापस मेरा भी रीबैलेंसिंग हो जाता है। बट इन आर केस जैसे आपने अल्फा 30 इंडेक्स फंड के बारे में बताया, तो उसमें वो रीबैलेंसिंग का फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? इसमें भी क्वार्टरली रीबैलेंसिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन है। रीबैलेंसिंग मतलब अगर वेट फंड का 4% है इंडेक्स का
मतलब इंडेक्स किसी वजह से उसका वेटेज अगले क्वार्टर में 5 हो गया तो फंड को भी मैंडेटरली उधर पहुंचना पड़ता है। Correct. तो वो जैसे इंडेक्स चेंज होता है तो रीबैलेंसिंग वो होता है वेट एडजस्टमेंट का। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंड में कोई नया स्टॉक अंदर बाहर हो रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नए सिरे से उसको वो खरीदना भी पड़ता है। क्वार्टरली होता है। वो भी क्वार्टरली इकट्ठे हो Okay. जाता है वो। तो सर चर्न बढ़ता नहीं है इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं है, 200 स्टॉक है और अल्फा के बेस में होता है तो बट क्वार्टरली रीबैलेंसिंग हमने नहीं देखा है कि ऐसा कोई बड़ा चर्न Okay. होता है। और सर होने को हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अल्फा कहाँ पे आ रहा है। राइट, और 30 स्टॉक से तो 30 रहते हैं, मतलब कभी 30 इसमें स्टॉक्स या इसमें ऊपर नीचे कभी नहीं करते। यस। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि स्टार्ट में हमने 10-15 स्टॉक से किया फिर, क्योंकि सिंस ये नहीं passive ये है। तो बना हुआ है, इंडेक्स रेडी है, Okay. स्टॉक्स अवेलेबल हैं और निफ्टी 200 होने की वजह से ना ये रेडी अवेलेबल है। 200 Right. स्टॉक मतलब काफी लार्ज Right. लिक्विड स्टॉक्स हैं। तो सर इनमें से लेकिन स्टॉक्स ऐसे आ जाते हैं जो कि अभी अल्फा जनरेट करके आए हैं, अच्छा परफॉर्म किए हैं, वही स्टॉक्स आए 30, और हम ये बेट ले रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म किए वही शायद आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट जो हमने पुरानी बुक्स पढ़ी है जहाँ हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की इतनी बात करते हैं, वहाँ पे हम उन स्टॉक्स को ज्यादा देखते हैं जो जिनको किसी ने नहीं देखा और उनका रिटर्न्स बहुत खराब आया, जो पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे थे क्लासरूम वाले एग्जाम्पल में। तो सर ये वो वाले स्टॉक्स को तो बिल्कुल निग्लेक्ट कर देता है, और शायद कभी कभी होता है कि वैल्यू पिकिंग में, वैल्यू इन्वेस्टिंग में थोड़ा रिटर्न्स बेटर बन जाता है। तो सर उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? तभी इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। है? जो इन्वेस्टिंग सिंपल रहता है बट आसान नहीं है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वैल्यू का नंबर जब आता है वैल्यू चल सकता है, मोमेंटम का जब नंबर आता है मोमेंटम चलता है, अल्फा का नंबर आता है अल्फा चलता है। तो अल्फा में कोई ऐसा ये नहीं रहता है कि अल्फा में वैल्यू नहीं हो सकता, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अल्फा में मोमेंटम वाले जो जिसमें अभी जो है रीसेंट पोटेंशियल दिख रहा है ये नहीं आ सकता, ऐसा भी कोई बंदिश नहीं है। बट सो इट इज क्वाइट पॉसिबल। सो ये सब जो है हम आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम ये सब एक लेंस के थ्रू वही इंडेक्स को देख रहे हैं और हम वो इंडेक्स का वो वाला स्लाइस लेके हमारे पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं। आपको अगर वैल्यू देखना है तो वैल्यू भी देख सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग योर पोर्टफोलियो। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर स्लाइसेस रखना है तो यू शुड कीप वन स्लाइस ऑफ अल्फा, एक मोमेंटम का, एक वैल्यू का रखना चाहिए। जनरली हमने देखा है इंडिया में वैल्यू जो है काफी टाइम तक परफॉर्म नहीं करता और जब करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। बट दिस डज नॉट काइंड ऑफ से दैट आप अल्फा ओन करने से आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, उसमें ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। सो सर मैं मेरे माइंड में मोमेंटम और अल्फा को इंटरचेंजेबली यूज करा था, बट आपने जब अभी एग्जांपल दिया तो आपने मोमेंटम अल्फा को अलग अलग बता के बताया, तो दोनों सर सेम नहीं होती, क्योंकि अल्फा में भी वही स्टॉक्स आ रहे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी इन दिनों में, और मोमेंटम भी वही चीज। अल्फा का जो फिल्टर है देखिए आप, मतलब जनरली ये जो परफॉर्म करते हैं अल्फा में, जो हम यूजुअली जो है फ्रंट बेंचर रहते हैं। मोमेंटम में ऐसा होता है कि अब जो है वो लोग ने पढ़ाई, अभी हाल में उन्होंने पढ़ाई अच्छा करना शुरू किया, दोनों में अंतर है। अगर आप बाय दैट सेम लॉजिक आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे आपको सिमिलैरिटी दिखेगा, हो सकता है ऐसा स्टॉक को देख के, मतलब आई एम गिविंग यू वेरी सिंपलिस्टिक एग्जांपल, बट ऐसा नहीं है कि दे आर सेम। क्योंकि हर बार आप जब उसको रिव्यू रीबैलेंस करेंगे आपके स्टॉक्स अलग हो सकते हैं। मोमेंटम जो है, मार्केट का मोमेंटम बदल गया अचानक, कहीं और मोमेंटम आ गया, मोमेंटम चला जाएगा अलग दिशा में और ये अलग दिशा में जा सकता है। तो सर ये मोटा मोटी एक पैसिव फंड ही हुआ, मोटा मोटी नहीं, ये पूरा ही पैसिव फंड हुआ। तो सर पैसिव फंड के अलग अलग कैटेगरीज आप अगर हमको बता सकते हैं? तो जैसा कि मैंने कहा, मार्केट कैप बेस में आपका लार्ज कैप जैसे निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे फंड्स आ जाते हैं। पैसिव में दूसरा जो है थीमेटिक और सेक्टोरल में बैंकिंग, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ऑटो, जैसे हमने अभी बहुत सारे हमने हमारे थीमेटिक्स में और सेक्टोरल में हमने जो लॉन्च किया था, टूरिज्म हो। तीसरा जो है ये वाला कैटेगरी आता है विच इज योर स्मार्ट बीटा, जिसके अंदर आपको अल्फा रह सकता है, मोमेंटम रह सकता है, वैल्यू रह सकता है लार्जली। और इसके अंदर आप फिर कौन सा इंडेक्स लेते हैं और उसके अंदर कैसे आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा मिड कैप, हमने मिड कैप इंडेक्स लिया, हमने देखा मोमेंटम में मिड कैप मोमेंटम इज डन फार बेटर,
तो हमने फिर मिड कैप 150 मोमेंटम 50 लॉन्च किया, और आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि दैट इंडेक्स इज डूइंग बेटर देन द प्लेन सिंपल मिड कैप इंडेक्स। तो हम तभी आपको ये देखना चाहिए कि पैसिव में भी आप प्लेन इंडेक्स ले रहे हैं कि इंडेक्स से बेटर, अगर टाइम टेस्टेड हमने देखा है कि इंडेक्स से बेहतर कोई फिल्टर या ऐसे डाल के जिससे इंडेक्स से बेटर अगर मिल रहा है तो फिर यू शुड कंसिडर दैट। और सर हम जैसे इंडेक्सेस की भी बात करते हैं तो निफ्टी 50 एक पॉपुलर इंडेक्स है, वैसे हमने निफ्टी 100 भी देखा है, निफ्टी 150 भी देखा है, अभी आपने बोला मिड कैप 150, तो सर कैसे ये कैटेगराइजेशन बनते हैं, कौन से स्टॉक्स कौन से इंडेक्स में आते हैं, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे सकते हैं? देखिए एम्फी ने क्लासिफिकेशन किया है हर 6 महीने में, आई थिंक एवरी 6 मंथ्स और मे बी एवरी क्वार्टर, आई डोंट रिमेंबर वेरी क्लियरली, बट सेबी का कैटेगराइजेशन है कि पहला 100 स्टॉक्स 1 to 100 इज कंसिडर्ड लार्ज कैप, 100 1 to 250 is mid cap, 250 to 500 is considered small cap. तो हर बार ये क्वार्टरली आई थिंक ये आता है कि ये मार्केट कैप्स के हिसाब से टॉप लार्ज कैप में कौन से स्टॉक्स हैं, मिड में कौन से हैं, स्मॉल में कौन से हैं, ऐसे आता है। तो जब मैंने मिड कैप 150 बताया तो 101 to 250 फर्स्ट 250 स्टॉक्स इज 150 ऑफ मिड कैप, तो उसके अंदर 50 मोमेंटम वाले हम चुन के वैसे लॉन्च करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो जैसे अब निफ्टी 500 है तो सर उसमें कौन से स्टॉक्स आते हैं? उसमें फिर इट बिकम्स एन ऑल कैप इंडेक्स, राइट, मतलब उसमें लार्ज भी आ जाएगा, मिड भी आ जाएगा, स्मॉल भी आ जाएगा। पहले 100 जो लार्ज है वो तो आए गए, फिर अगले सारे आ जाएंगे ना। 500 में तो आपको 1 to 500 में लार्ज मिड स्मॉल तीनों ही आ गए। तो आते टॉप 500 वाले टॉप में, और 500 में से फिर वो लोग कोई फिल्टर लगा के टॉप 30 40 50 जो भी आपका इंडेक्स है, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है तो उसमें 250 फर्स्ट रैंक से लेके 350 तक रहेगा अगर ऐसा कोई इंडेक्स है, अगर इंडेक्स है तो। बट ये क्लियर है कि पहले 100 लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, और फिर जैसे जैसे नंबर, मतलब निफ्टी 100 है तो पहले 100 आ गए, उस तरीके से। करेक्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब 50 फर्स्ट से 100, उसका भी फॉर्मूला, उसका भी रूल्स वगैरह रहता है, बट ब्रॉडली यही थॉट प्रोसेस, मतलब ये कैटेगराइजेशन अगर दिमाग में रहेगा तो करेक्ट, इजी हो जाएगा, इजी हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। सर इसी जैसे जो आपने अभी फंड बताया व्हिच इज अ स्मार्ट फंड इन अ वे, तो इसमें रिस्क क्या रहता है? मेनली इक्विटी के तो रिस्क रहेंगे, उसके अलावा इसमें जो इक्विटी के जो रिस्क है वही है। अल्फा में देखिए ये हमेशा आपको ये नहीं पकड़ के चलना चाहिए कि हर बार ये आउट परफॉर्म करेगा। हमने कभी कभार देखा है कि इसमें कभी कभार अंडर परफॉर्मेंस रहता है बेंचमार्क का, मतलब जो निफ्टी 200 और निफ्टी अल्फा 200 में हमने देखा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करता है, बट ज्यादातर समय हमने देखा है, जैसे आप 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो ये फंड, ये इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में 3 साल 16% दिया रहेगा, देन निफ्टी 200 would have done about 13%। 5 साल में in this index alpha 30 nifty 200 would have given you 16%, the nifty 200 plain index जो है 12% दिया रहेगा, 4% का डिफरेंशियल एडिशनल रिटर्न रहता है। तो आपको दिखेगा वो, इसीलिए मतलब वो अल्फा वाला जो कंपोनेंट है वो आपको दिखेगा, तभी तो हमने वो फिल्ट्रेशन के बेसिस में हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है। राइट। और सर जैसे कि ये नया फंड है तो हमको कोई एग्जिस्टिंग फंड हो जो पिछले 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल से हो, उसको तो इवैल्यूएट करना आता है, बट सिंस ये कि नया फंड है, नया एनएफओ है, तो ऐसे टाइप ऑफ फंड्स को जो न्यूली लॉन्च हो रहे हैं उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो मैं सोच पाऊँ कि उसमें इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ? देखिए फर्स्ट इज यू नो ये फंड नहीं, मैं हमेशा ये वाले फंड के तौर पे अगर बात करूं तो ये इंडेक्स एस्टेब्लिश्ड है, ये रिटर्न्स जो हैं इंडेक्स के रिटर्न्स बता रहा हूँ। तो अगर आपका बिलीफ है कि ये इंडेक्स एस्टेब्लिश्ड है, हम अपने से इसमें कोई स्टॉक सोच रहे हैं या डाल रहे हैं या वेट बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी आर फॉलोइंग द इंडेक्स। आपको अगर ये इंडेक्स और ये कॉन्स्ट्रक्ट समझ में आया, पसंद आया और आपको लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में इट विल बिकम एडिटिव, तो फिर यू शुड कंसिडर। इसमें और कोई कंसिडरेशन सेट नहीं रहता है, क्योंकि इसको ब्लाइंडली आपको इंडेक्स को फॉलो करना होता है, कॉपी करना होता है, और दैट इज द ओनली थिंग व्हिच यू शुड रियली लुक एट। ट्रैकिंग एरर जो है पैसिव में इम्पॉर्टेंट रहता है। ट्रैकिंग एरर का मतलब सिंपल भाषा में कॉपीइंग एरर। कॉपी करने के टाइम पे, इंडेक्स को कॉपी करने के टाइम पे वो इंडेक्स और
फंड के परफॉर्मेंस में अगर कोई गैप आ जाता है तो उसे ट्रैकिंग एरर। बट यहाँ पे तो सिर्फ इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं ना, इंडेक्स तो 200 में से हम निकाल रहे हैं। इंडेक्स एक्चुअली बना हुआ इंडेक्स है, ओके निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स बना हुआ है। ओके उसी का मतलब दिस इज द टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 ओके, इंडेक्स एक इंडेक्स बना हुआ है, उसको हम फंड के थ्रू रेप्लिकेट करना चाहिए। करेक्ट, कंप्लीट Okay. रेप्लिकेशन है। एंड सर वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप नए इन्वेस्टर्स को देना चाहो विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिंग इन सच फंड्स कि कितना एलोकेशन होना चाहिए, कितना पोर्टफोलियो का ये साइज बनाना चाहिए, रिगार्डिंग ऑल दीस थिंग्स। जी देखिए, आप सही पहले टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बेसिक फर्स्ट इज आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए कि आपका डेट और इक्विटी का मात्रा कितना होना चाहिए, वो आपको पहले डिफाइन करना है। ये किसी भी फंड के लिए, मैं कोई ये वाले फंड के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, किसी भी फंड के लिए आपको आपका एसेट एलोकेशन दिमाग में होना चाहिए कि मैं कितना डेट चाहता हूँ, कितना इक्विटी चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद इक्विटी में भी अगर मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ, I think it's a good idea to have थोड़ा large cap, थोड़ा balanced funds या BAF, ऐसे funds जो थोड़े से मतलब how would I say conservative start करना better है। एंड देन जैसे निफ्टी 50 पैसिव फंड्स आपने अगर करना है तो पैसिव फंड्स या ऐसे फंड आप चुने अपने पोर्टफोलियो में, एंड वहाँ आपको एक बार फेमिलियरिटी आ जाती है कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप अलग अलग डिवर्सिफिकेशन में जा सकते हैं। बट बेसिक जो ये होता है ना, आई थिंक यू शुड स्प्रेड योर मनी अक्रॉस एसेट क्लासेस। सिंपल थिंग इज दैट आप खाना खाने के टाइम पे कैसे बैलेंस डाइट रखते हैं। you have some protein, some carbs and so on, and you don't have this much rice and this much veggies or whatever, or the reverse. So I think just as how you balance, ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो में भी आपको देखना है कि हम इसको कैसे बैलेंस करें। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक और नया फंड आपने लॉन्च किया और आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। हमारी ऑडियंस को ये तरह का कॉन्सेप्ट का फंड होता क्या है एग्जैक्टली वो समझ में आ जाएगा। एंड एट द वेरी सेम टाइम कुछ म्यूचुअल फंड के नॉट बेसिक बट थोड़े से इंट्रिगिंग कॉन्सेप्ट्स थे वो शायद नहीं समझ में आते थे, वो इस पॉडकास्ट के थ्रू समझ में आ जाएंगे। So sir, thank you so much for giving your time and shooting this with us. Always a pleasure talking to you. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें।